KGF 2 थिएटर में लग चुकी है और आज इसे मैंने आम दर्शकों के साथ बैठकर देखा हाउसफुल शो में। तो सबसे पहले इस बात के लिए बधाई कि RRR के बाद यह दूसरी फिल्म आई है दक्षिण भारत से जो दर्शकों को आकर्षित कर सकी है सिनेमा घरों में। बात आगे करूं, इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। साथ ही टिप्पणी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आते हैं तो उसके बारे में लिखें, रिव्यू ना पसंद आते हैं तो उसके बारे में लिखें। तो बात कर रहा हूँ मैं KGF 2 की। KGF 2 के निर्देशक प्रशांत नील हैं। KGF 1 के भी निर्देशक वही थे, प्रशांत नील। और इस फिल्म के आने के बाद से ही प्रतीक्षा थी कि इसका दूसरा हिस्सा कब आएगा, क्योंकि उस समय यह संकेत दे दिया गया था कि KGF 2 भी आएगी। और इस बार मैं दर्शकों को पहले ही बता दूं कि KGF 3 भी आएगी, क्योंकि फिल्म के अंतिम दृश्य में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को निर्देशक ने उद्घाटित किया है। कन्नड़ के सुपरस्टार यश के प्रशंसकों के लिए, जो उत्तर भारत के दर्शक उनको देख करके प्रभावित हुए हैं, उनके लिए यह खुशखबरी है कि यह फिल्म भी उनको पिछली फिल्म की तरह ही पसंद आ सकती है, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म ख़त्म हुई थी। पिछली फिल्म में हमने देखा था कि गरुड़ा का अंत हो चुका है और KGF पर रॉकी का कब्जा हो गया है। अब रॉकी के सामने दूसरे किस्म की चुनौतियां आती हैं KGF 2 में, जहां उनके दो दुश्मन हैं। एक तो बड़ा दुश्मन है अधीरा, जिसकी भूमिका संजय दत्त ने निभाई है और बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, प्रभावशाली तरीके से निभाई है। हालांकि कुछ दृश्य में वे थके हुए दिख रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि उन दिनों वे अपनी बीमारी से ग्रस्त थे, इसलिए उनमें वो कमजोरी दिख रही है। उसे नज़रअंदाज कर दें तो उन्होंने अपनी भूमिका को महत्व दिया है और उसे अच्छी तरीके से निभाया है। फिल्म में उद्घाटन के तौर पर आती हैं रवीना टंडन। रवीना टंडन इस फिल्म में बहुत ही ज़रूरी और प्रभावशाली किरदार निभा रही हैं। वह प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं, जिनका नाम रमिका सेन है। अब इस तरह की कहानी को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ, ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ मत देखा करें आप। यह फिल्म पूरी तरह से यश के कीर्तिमान को, यश की प्रतिभा को और यश के हीरोइज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए ही बनी है और पिछली फिल्म तक वे जहां पहुंचे थे उससे और ऊंचाई पर ले जाती है। और मैं बधाई दूंगा प्रशांत नील को और यश दोनों को कि वे इस लक्ष्य में सफल रहे हैं। वे बहुत प्रभावित करते हैं। हालांकि फिल्म कहीं कहीं ड्रैग करती है, इसलिए ड्रैग करती है कि फिल्म का कलर और फिल्म की थीम लगातार एक ही माहौल में घूमते घूमते आँखों को थका देती है। और पीछे से पार्श्व संगीत, रवि बसरूर का पार्श्व संगीत, या तो थिएटर के अंदर इतना ऊंचा बजाया जा रहा था या सचमुच वह इतना लाउड और पावरफुल है कि वह कानों में कई बार झंझनाहट पैदा कर रहा था। हो सकता है कि आपके कान से खून भी निकल आया हो। वैसे इसी पार्श्व संगीत की वजह से फिल्म का प्रभाव भी बनता है। अगर वह थोड़ा सा मध्यम सुर में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता शायद। यह एक फंतासी फिल्म है, एक फैंटेसी है, एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना निर्देशक और लेखक ने की है। और आपको मैं ये बताऊं कि भारतीय सिनेमा में चौथे और तीसरे दशक में इस तरीके की बहुत सारी फिल्में बनी हैं। हाँ, उस समय तकनीकी सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उस समय के निर्माता निर्देशक ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी फैंटेसी पर्दे पर रची है और दर्शकों को प्रभावित किया है। इस नए दौर में 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम ये देख रहे हैं कि लगातार लेखक निर्देशक VFX और CG की सुविधाओं से ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं जो इस नए जनरेशन के लिए, खास करके मिलेनियल बच्चे जो हैं, वे जो वीडियो गेम और गेम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं और लीन रहते हैं उसमें, उनको ऐसी फिल्मों में मज़ा आए।
इन फिल्मों में वीडियो गेम का बहुत ज़्यादा असर है। इन दिनों इन फिल्मों में इतनी गोलियां चलती हैं, इतने धमाके होते हैं, इतनी चीख चिल्लाहट होती है कि फिल्म की कहानी कहीं पीछे रह जाती है। कुछ एक इमोशनल सीन होते हैं ताकि वैसे दर्शकों को थोड़ी संतुष्टि दी जा सके। इस फिल्म में भी माँ और बेटे का एक दृश्य है। इस फिल्म में भी कुछ बच्चों के दृश्य हैं जो नायक के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे दृश्य प्रभावित करते हैं। रॉकी कौन है? रॉकी मुंबई का एक आम स्ट्रीट गुंडा है जो धीरे धीरे इस ऊंचाई पर पहुंचा है कि वह केजीएफ पर कब्जा कर चुका है। केजीएफ, जैसा कि हम जानते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वह दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो चुका, क्योंकि उसके पास सोने की खदान है। उसका प्रभाव, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वह केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री के लिए भी चुनौती बन गया है। और प्रधानमंत्री उसको कब्जे में लेने के लिए जिस तरीके की सीधी कार्रवाई करती हैं, वह फिल्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और यह सोचने पर विवश करता है कि क्या कभी भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। जिस तरीके से रॉकी बेधड़क संसद भवन में घुसता है, प्रधानमंत्री के सामने जाकर बैठता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाता है और उनके सामने बैठकर उन्हें चुनौती देता है, क्या ऐसा संभव है? और अफसोस की बात कि फिल्म का नायक डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है। वह डेमोक्रेसी के खिलाफ स्टेटमेंट देता है। कहा जा रहा है कि फिल्म का नायक रॉकी एक विलेन है, सुपर हीरो है लेकिन सुपर विलेन भी है। वो ऐसे सुपर विलेन को नायक बना करके हम देख रहे हैं और हम प्रभावित हो रहे हैं। एक दूसरे स्तर पर मेरे लिए यह चिंता की बात है कि जिस तरीके की फंतासी क्रिएट की जा रही है फिल्मों में, वह हमें कहाँ और किस स्तर पर ले जाएगी और किस दिशा में मोड़ेगी। तो आप अपनी राय दीजिए और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी टिप्पणी जरूर दें। सिनेमा हॉल देखते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।